समाज के सबसे कमजोर तबकों के आंसू पोंछने का, उसे सशक्त बनाने का ही होना चाहिए। मानवता की सेवा की गांधीवादी सोच और नेहरूवादी संस्थाओं व अधो संरचनाओं ने ही हमें कोरोना से मुकाबला करने योग्य बनाया। हम में से कोई भी वह मंजर शायद ही कभी भूल पाए कि किस तरह विभिन्न राज्यों से अपना रोजगार, जमा पूंजी, घर गृहस्थी खोकर प्रदेश के लाखों लोग चारों दिशाओं से पैदल आ रहे थे। हजारों लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के कारण उन्हें रहवास, भोजन, बच्चों के लिए दूध, दवा जैसी बहुत जरूरी सुविधाएं भी दुभर हो रही थी। ऐसे समय में राज्य सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश की जनता तथा संस्थाओं ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 5.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हुई है। उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ घर पहुंचाने के लिए हर गांव में अर्थात लगभग 22,000 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए। इन श्रमवीरों को न सिर्फ मनरेगा के तहत रोजगार दिलाया गया, बल्कि क्वारंटाइन सेंटर में ही इनके स्किल मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि इन्हें प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार दिलाया जा सके। इस दौर में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी चाक चौबंद बनाया गया, जिसके कारण संक्रमित लोगों की रिकवरी दर अन्य प्रदेशों से बेहतर रही तथा मृत्यु दर भी काफी कम रही। 21 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हमारे लगभग 3 लाख मजदूर साथियों को खाद्यान्न व अन्य राहत पहुंचाई गई। वहीं लॉकडाउन की अवधि में लगभग 74,000 मजदूरों को वेतन के बकाया राशि 171 करोड़ रुपये का भी भुगतान कराया गया। 107 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से न सिर्फ हमारे प्रदेश के मजदूर वापस लाए गए, बल्कि अन्य प्रदेशों के मजदूर को उनके राज्य में भेजने की व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सार्वभौम पीडीएस योजना भी कसौटी पर खरी उतरी। 57 लाख अंत्योदय प्राथमिकता निराश्रित निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल वितरण किया गया है। आंगनबाड़ी तथा मध्याह्न भोजन योजना के हितग्राहियों को मिलने वाली पोषण सामग्री में कोई बाधा न आए, इसके लिए घर पहुंच सेवा दी जा रही है। इस तरह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान भली भांति जारी रहा, जिससे कुपोषण में 13% की कमी आई। भाइयों और बहनों, हम गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, भगत सिंह, आजाद, लाल बाल पाल जैसे त्यागियों को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने आपदा को सिर्फ सेवा का अवसर माना था। विश्व इतिहास के सबसे दुखदायी और भयंकर त्रासदी के इस समय में हमारी सरकार ने सेवा के सिद्धांत को अपनाया, क्योंकि यही हमारी विरासत है। सेवा ही हमारा सनातन धर्म है। इसी रास्ते पर चलते हुए हमें आर्थिक मंदी और कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में हमने अपनी संस्कृति, अपने खेतों, गांव, जंगलों, वनोपजों, प्राकृतिक संसाधनों, लोक कलाओं, परंपराओं और इन सब के बीच समन्वय से अपना रास्ता बना लिया। हमें गर्व है कि अर्थव्यवस्था का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल संकट मोचक साबित हुआ। कोरोना संकट पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर भी आया है। महाशक्तियों का दम भरने वाले देश किस तरह एक वायरस के आगे बौने साबित हुए हैं और अपनी भावी नीतियों को लेकर चिंतन करने पर विवश हुए हैं। तथाकथित विकास की जड़ें कितनी सटीक थी, जो ऐसा एक झटका भी नहीं सह पाई। दुनिया यह जानना चाहती है कि छत्तीसगढ़ में विगत 1.5 वर्ष में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने गिरती अर्थव्यवस्था को थाम लिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने किसानों, ग्रामीण आदिवासियों, वन आश्रितों और आम जनता को मजबूती दी।
2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी, 4000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण, 31 वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी, खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा, घरेलू बिजली बिल हाफ, सामान्य और औद्योगिक भूमि गाइडलाइन में 30% की कमी, आवासीय भेंट की पंजीयन दर में कमी, औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण तथा लीज रेट में कमी, राजस्व तथा श्रम संबंधी सुधार सहित बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें गांव से लेकर शहरों तक एक नया विश्वास जागा। किसानों, आदिवासियों और वन निवासियों की जेब में हमने 70,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को हजारों करोड़ रुपए की रियायत और राहत दी गई। इससे छत्तीसगढ़ के आम जनता की क्रय शक्ति जागी, जिसने उद्योग और व्यापार जगत को सहारा दिया। हमने बड़े और महंगे निर्माण की अर्थव्यवस्था के संचालन का मिथक तोड़ दिया है। स्थानीय जनता की सोच से विकास का रास्ता अपनाया है, जिसके कारण निवेश और विकास हमराही बन गए। विकास की हमारी सोच, नीति और क्रियान्वयन के बीच इतना गहरा नाता है। 2 वार्षिक बजट काल पूरा होने के पहले ही हम इस दौरान देश के सबसे बड़े रोजगार सृजक राज्य बन गए। लगातार घटती बेरोजगारी दर से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। शिक्षा, कौशल, खेलकूद, कला संस्कृति और विविध क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने से युवाओं की ऊर्जा तथा उत्पादकता का लाभ भी मिल रहा है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में 26 लाख मीट्रिक टन लौह इस्पात सामग्रियों के उत्पादन और आपूर्ति से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को सहारा मिला। जन कल्याणकारी कदमों के साथ कदम मिलाते हुए राज्य में औद्योगिक विकास की संभावनाओं से कैसे आकार लिया, यह भी बताना चाहूँगा। विगत 1.5 वर्षों में प्रदेश में 545 नए उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ तथा 10,000 लोगों को रोजगार मिला। प्रदेश के हर विकास खंड में फूड पार्क स्थापित करने का लक्ष्य पूरा करने हेतु हमने 28 जिलों में 101 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन कर लिया है। 19 विकास खंडों में 250 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है। रायपुर में स्मारक गया, शौर्य स्मारक हमारे उन वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज शौर्य स्मारक में दिव्य और भव्य भारत माता की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मेरी यहां उपस्थित मेरे टीम के सदस्यों से, बाकी मित्रों से ये आग्रह है कि इस कार्यक्रम के बाद शौर्य स्मारक जाए और भारत माता के दर्शन करें। अटल जी ने कहा था, ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके 2 विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी 2 विशाल गंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, पावस के कुंतल मेघ, काले काले मेघ इसकी कुंतल के राशि, सागर इसके चरण पखारता है, सूर्य और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, महर्षियों की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है।
यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए संकट है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहाँ का जन जन हमें दुलारा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर जब मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां गंगा जी नर्मदा जी में विसर्जित कर दी गई तो वहां से भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मां भारती के चरणों में प्रणाम करके आज मैंने यही प्रार्थना की कि सुख समृद्धि और इनकी सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए, हम समृद्ध विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर पाए। मैं आज उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं, वो क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्हें भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़े थे, सरफरोशी की कमर। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर गिरना, वाजबे कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सब कुछ को उन्होंने निछावर कर दिया था। अंडमान और निकोबार के जलों में पूरी जिंदगी और जवानी कोल्हू और चक्की पीस के हो गुजार दी थी। और कई ऐसे थे जिनने अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से मां भारती को पवित्र किया था। उनके त्याग तपस्या बलिदान के फलस्वरूप यह आजादी हमें प्राप्त हुई थी। आज सबके चरणों में प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारक उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राशि ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मित्र उन क्रांतिवीरों, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एक इच्छा की संकल्प था, एक वैभवशाली भारत का निर्माण, गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण हो रहा है। एक स्वर्णिम अध्याय आज भारत का लिखा जा रहा है। एक नहीं अनेकों कदम अभी हमारा भारत 1962 का भारत नहीं रहा। जब भारत माँ की तरफ आंख उठा के देखता है तो हमारे जवान उनकी गर्दन तोड़ते। शहीद दीपक सिंह रीवा के फरेंदा उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, मध्य प्रदेश से तय किया है। वो शहीद सैनिक जो अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी, एक प्लाट या मकान की व्यवस्था, उनकी प्रतिमा, ताकि उनका बलिदान चिरस्थायी रह सके, उनके सम्मान में हम करते हैं। आज देश के चमत्कारी नेतृत्व मिला है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक नहीं ऐसे अनेकों काम, कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, जिनके बारे में लोग कहा करते थे यह संभव हो नहीं सकता, जो संभव था उसको संभव किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण तो होगा ही, लेकिन देश में प्रदेश में हमें राम राज्य की स्थापना भी करनी है। महात्मा गांधी का सपना था, बापू का राम राज्य, भगवान राम समदर्शी, कोई भेदभाव उनकी दृष्टि में नहीं था। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से
वर्तमान सिंचाई क्षमता को दोगुनी करेंगे। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार किसान हितकारी सरकार कहलाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने आपको मिलने वाले 5,700 करोड़ रुपए की पहली किस्त 1,500 करोड़ रुपया दी थी। इसकी दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी। हमारी सुराजी गांव योजना तेजी से आकार ले रही है। नरवा गरवा गुरुवाबारी का तेजी से विकास हो रहा है। हमने वादा किया था गौठान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोक संस्कृति का आंगन बनाएंगे। इस क्रम में गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी हो चुकी है। अब गोबर को धन में बदलने का कार्य आपको करना है। व्यवस्था हमारी रहेगी और समृद्धि आपकी होगी। संग्रहण से भुगतान तक, वर्मी कंपोस्ट बनाने से बेचने तक, गोबर के अन्य कलात्मक उपयोग से लेकर विपणन तक आपके सारे काम सुचारू ढंग से होंगे। ब्याज मुक्त कृषि ऋण के लिए हमने इस साल इतिहास का सबसे बड़ा 5,200 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा है, जिसके 72% राशि का वितरण मात्र 5 माह में किया जा चुका है। आपके इस उत्साह के लिए साधुवाद। कृषि में इस निवेश का लाभ आपको आगामी फसल में मिलेगा। खेती किसानी में नए ज्ञान की फसल उपजाने के लिए हम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा 1 खाद्य तकनीकी और प्रसंस्करण कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। दूध उत्पादन और मछली पालन को नए ज्ञान का सहारा देने के लिए 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। नई योजनाओं की पहल के बाद अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा हमने की है, जिसे जल्द ही साकार किया जाएगा। प्रदेश के विकास और खुशहाली में मजदूरों की भागीदारी तय करना भी हमारे पुरखों का सपना था और हमारा कर्तव्य है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संकट के इस दौर में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक सर्वाधिक 25 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का कीर्तिमान भी हमने बनाया है। 100 दिवस रोजगार देने के मामले में भी हम देश में दूसरे स्थान पर रहे। हमने मनरेगा को वन अधिकार पट्टे, पंचायतों में निर्माण कार्य, खाद्यान्न संरक्षण, जल संवर्धन, गौठान निर्माण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जोड़कर इसकी उपयोगिता का दायरा बढ़ाया है। वन अंचलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आपके क्षेत्र में अब आपके मन मुताबिक विकास की बयार बहने लगी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा योजना बंद करके अगर कोई यह सोचता है कि वह आपकी प्रगति के रास्ता बंद कर देगा, तो यह मुगालता भी हमने समाप्त कर दिया है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू कर दी है, जिसमें न तो प्रीमियम भरना पड़ेगा और न ही दावों के भुगतान के लिए कई महीनों का दुखदायी इंतजार सहना पड़ेगा। इसके साथ ही हमने 7 के स्थान पर 31 वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है, जो लाखों परिवारों के जीवन का आधार बनेगा। हमारे नए प्रयासों का परिणाम भी मिलने लगा है। अल्प समय में ही हम देश में सर्वाधिक वनोपज संग्रहण करने वाले राज्य बन गए हैं। यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिसके जरिए हम साल में 2,500 करोड़ रुपए की आय आपकी जेब में डालने का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 हमारी विरासत का जगमगाता उदाहरण है। आप सबको विदित है इसका उचित क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया। इस वजह से निरस्त दावों का पहाड़ बना दिया गया था और सामुदायिक पट्टों के वितरण में क्यों अरुचि थी। हमने निर्णय लिया था निरस्त दावों की समीक्षा करेंगे, सामुदायिक पट्टे प्राथमिकता से देंगे। इस तरह नए सिरे से उच्च प्राथमिकता से वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं। भेदभाव का कहाँ सवाल। किसी प्रदेश के मजदूर जाए, मध्य प्रदेश में उनको कोई कष्ट ना हो।
और हमारे सामने बड़ी चुनौती। वापस जो मजदूर आए उनको काम की व्यवस्था करनी। हमने श्रम सिद्धि अभियान चलाए। उस अभियान के तहत तय किया तो प्रदेश में आने वाले मजदूरों को हम बेरोजगार नहीं होने देंगे, उनके रोजगार का इंतजाम करेंगे। 15 लाख मजदूर आए, उनमें से 14 लाख मजदूरों को श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत रोजगार का प्रबंध किया गया। हमने रोजगार सेतु बनाया, एक पोर्टल बनाया, क्योंकि आने वाले मजदूर केवल मजदूर नहीं, उनमें से कोई कुशल कारीगर थे, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता था, कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम करता था, कोई किसी बिल्डर के यहाँ काम करता था। उनके हाथों का कौशल केवल मजदूरी नहीं, अच्छा काम चाहता था। इसलिए हमने व्यापक पैमाने पर स्किल मैपिंग का काम प्रारंभ किया। 5 लाख से ज्यादा रोजगार सेतु पोर्टल पर 5 लाख ऐसे मजदूर निकले जिनके हाथों में कौशल था, उनके हाथों को काम मिले। इसलिए पोर्टल पर दूसरी तरफ हमने जो काम देने वाले लोग, जिनको काम के लिए कुशल हाथों की जरूरत थी, नियोक्ता पोर्टल पर उनके नाम भी हमने बुलाए। एक तरफ जिनको काम की जरूरत है, काम चाहने वाले, और दूसरी तरफ जिनको काम के लिए कुशल हाथों की जरूरत है, दोनों के प्लेटफॉर्म पर ला दिया। अभी 29,000 कुशल कारीगरों को रोजगार मिला, लेकिन यह अभियान रुकेगा नहीं। हर एक को रोजगार मिल जाए, इसकी कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी। बहनों और भाइयों, लॉकडाउन ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी। रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, काम धंधे ठप हुए, और सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी हुई रोज कमाकर खाने वालों को। हमारे गरीब पथ विक्रेता, हाट ठेले में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान की गुमटी वाले, सड़क पर रखे सामान बेचने वाले, हमारे मोची भाई बहन, हमारे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, अनेकों वर्गों के गरीब भाई और बहन जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते थे, तब दोनों टाइम के भोजन की जुगाड़ होती, उनके काम धंधे नष्ट हो गए। जरूरी थी, जरूरत थी इस बात की, तो उनकी आजीविका फिर से प्रारंभ हो। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाई और ये तय किया ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहनों को आजीविका के लिए धन जुटाने के लिए 10,000 रुपये की राशि, जिसकी गारंटी सरकार दी, और 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। उनको 10,000 रुपये की व्यवस्था अपना काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश कि 7% के ऊपर जितना ब्याज होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया, और मुझे खुशी है मेरे मित्रों, 8 लाख से ज्यादा शहरी पथ विक्रेताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, और उन सबको 10,000 रुपया मिले। इसके अभियान में हम जुटे हुए हैं। अब तक भारत में जितने लोगों को ये राशि मिली है, उनमें 47% लोग अकेले मध्य प्रदेश से। हम रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं अगर ये राशि नहीं होती तो उनके ब्याज की दरों पर 20, 25 और 30% महीना की दर पर उनको परेशानी ब्याज का पैसा लेना पड़ता है, और चुकाने में उनका दम निकल जाता है। दूसरी तरफ हमने विचार किया, केवल शहर ही नहीं, गांव में भी कई पथ विक्रेता ऐसे जो गांव में, कस्बों में अपने व्यापार को, अपने काम धंधों को सड़क पर चीजें बेचकर चलाते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की हमने स्थापना की। उसमें भी 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमने तय किया उनकी गारंटी हम लेंगे 10,000 रुपये।
ब्याज पूरा हम भरेंगे और इन ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी हम ये 10,000 रुपया दिला के उनकी आजीविका की गाड़ी को पटरी पर लेके आएंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, संकट के समय आपका रोजगार और आजीविका चलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने तय किया मेरे बहनों और भाइयों, कई भाई और बहनें ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं, गरीब तो थे, पात्रता पर्ची थी, राशन मिलता नहीं था। गरीब होने के बाद भी राशन ना मिले, इससे बड़ी त्रासदी कोई हो नहीं सकती। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को भी हमने अमली जामा पहनाया और हमने फैसला किया कि 37 लाख गरीब भाई और बहन जिनको आज राशन नहीं मिलता, 1 सितंबर से उनको राशन देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी रहे न खाली, यह हमारा संकल्प है। वैसे भाइयों को अब राशन प्रदाय की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। हमने योजना बनाई थी हमारी सरकार के रहते हुए, संबल योजना, संबल गरीबों का बल थी। और आज मैं पूर्व उद्घोषित करता हूं, अगर मध्य प्रदेश के खजाने का पहला अधिकार किसी का है, वो अधिकार गरीबों का है, पहला हक। क्योंकि हम जानते हैं देश में कुछ लोग ऐसे हैं मुट्ठी भर जिनके पास दौलत के अकूत भंडार है, लेकिन कई ऐसे जिनको 2 समय की रोटी की जुगाड़ करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों पर हक सबका है, अधिकार सबका है, और इसलिए जिनके पास ये संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करके धन कमाते हैं, लेकिन जो खाली हाथ है उनको हम जो टैक्स आता है उसमें से अनेकों सुविधाएं देते, उनका हक और अधिकार देते हैं। मेरे आलोचकों से हम कहना चाहते हैं, कई लोगों ने कहा संबल गरीब को कुछ बांटने का प्रयास है। मेरा साफ कहना है, मध्य प्रदेश की सरकार का ये गरीबों का हक है, हम उनको देते रहेंगे। संबल योजना हमने फिर से चालू कर दिए और संबल योजना के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, गरीब बेटा बेटियों को भी पढ़ने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, आगे बढ़ने की ललक उनके दिल और दिमाग में। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी पढ़ाई की आज मैं फिर संकल्प व्यक्त करता हूं, निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन जैसी योजना जिसको ग्रहण लगा दिया गया था, हम फिर से प्रारंभ करेंगे ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें। उनमें भी क्षमता होती है, उनमें भी प्रतिभा होती है, उनमें भी टैलेंट होता है, केवल धन के अभाव के कारण उनकी प्रगति को हम रुकने नहीं देंगे। और इसलिए बंद जितनी योजनाएं हम फिर से चालू करेंगे। संबल योजना में हमने तय किया, मेरी मजदूर बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपये की व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रसव के बाद वो ढंग से आराम कर सके, पोषण आहार उसको मिल सके और बच्चों को कुछ तो बल दे सके। हमने तय किया है बिजली के बिलों में, कोरोना काल में भी हमने छूट दी थी। जिनका 100 रुपया आया हमने 50 रुपया किया, जिनके 400 आए उनका 100 रुपया हमने किया, और जिनका 400 से ज्यादा था उनका आधा किया। आज भी बिजली के बिलों की कई शिकायतें हमारे पास आ रही है। वैसे लोग चिंतित ना हो, एक बार फिर से हम समीक्षा करेंगे, लेकिन गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है और इसको हम पूरा करेंगे। हमने फैसला किया था, भगवान ना करे एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाए उसके परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गरीब परिवार को सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया हमने देने की व्यवस्था की थी। इन योजनाओं को हमने फिर से पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ कर दिया है। मैं अपने गरीब भाई और बहनों से कहना चाहता हूँ, वो चिंता ना करें। सरकार जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है उनके लिए सबसे पहले है। मैं आज ये भी घोषणा करता हूँ कि कई गरीब परिवार, विशेषकर आदिवासी परिवार 89 लाख में
ऊंचे ब्याज की दरों पर बिना नियम प्रक्रिया पूरे किए हुए उनको कर्ज दिया जाता है और बाद में कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता है। आज ही 15 अगस्त के दिन से बिना नियम प्रक्रिया के, बिना लाइसेंस के अगर किसी ने गरीब को पैसा दिया है ऊंची ब्याज की दरों पर, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों पर ज्यादा, तो अब वो वसूली शून्य कर दी जाएगी। वो सारा कर्जा गरीबों का, आदिवासियों का माफ कर दिया जाएगा। वो उनसे वसूली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। अब ये 3 ब्लॉक्स के लिए हमने कर दी है, लेकिन बाकी गरीबों के लिए भी हमको ये व्यवस्था करना है। गरीबों की जिंदगी आसान बने, इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने किसान भाइयों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में बाकी व्यवसाय ठप हो गए हों, लेकिन किसानों कमाल कर दिया अन्नदाताओं आपने।